हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। आज 21 नवंबर है और आज का PIB का हम अपडेट देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। PM कंग्रेचुलेट्स प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट तोकाइव फॉर विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन कजाकिस्तान। यानी कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं वो है कासिम जोमार्ट तोकाइव, है ना। कासिम जोमार्ट तोकाइव, तो ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे। कासिम जोमार्ट तोकाइव नए प्रेसिडेंट बने कजाकिस्तान के, है ना। कजाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है, वो ध्यान रखना है। तो ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ सकता है ना। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है PM कॉन्ग्रेचुलेट्स तेलुगु एक्टर चिरंजीवी ऑन बीइंग कॉन्फर्ड द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एट 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। देखिए, ये न्यूज़ हमने कल किया था, है ना, कि जो तेलुगु एक्टर हैं चिरंजीवी, उनको इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया है 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के तहत, है ना, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ है। ये न्यूज़ हमने कल देखा था। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो श्री अरुण गोयल टेक्स ओवर एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर, है ना। श्री अरुण गोयल टेक्स ओवर एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन होता है, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो 3 मेंबर बॉडी है ना, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो उन्हीं 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर में से एक श्री अरुण गोयल को एक इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना गया है ना। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, और टेन्योर 6 ईयर का होता है या 65 ईयर ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए। और इनको हटाने के लिए जैसे जजेस को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है, वही इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए प्रोसेस है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो श्री अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना गया है। तो ये भी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है PM किसान। तो PM किसान एक्चुअली एक आर्टिकल इस पे आया है PM किसान पे। PM किसान अ गेम चेंजर DBT स्कीम, है ना। DBT क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, है ना। तो इसके बारे में एक आर्टिकल है, क्योंकि PM किसान का लगभग 3 साल से ये स्कीम चलाया जा रहा है और फरवरी में फरवरी 2023 में ये 4 साल का होगा। तो इस पर एक आर्टिकल्स आया हुआ है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा कि चाहे वो UPSC हो चाहे BPSC हो, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हमेशा पूछा जाता है ना। तो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इस बार BPSC में भी आपने देखा होगा, जैसे PM कृषि सिंचाई योजना के बारे में पूछा था, तो PM किसान योजना के बारे में भी पूछा जा सकता है। UPSC में भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि मेंस के एग्ज़ाम में भी, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो UPSC या दूसरे स्टेट पीचर्स में मेंस में भी ये सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये योजना, PM किसान योजना, क्योंकि न्यू योजना है ना। 2019 में ये लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। PM किसान स्कीम जो है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ स्कीम होते हैं। गवर्नमेंट स्कीम 3 तरह के हो सकते हैं: सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेट सेक्टर स्कीम, और तीसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो सेंटर के द्वारा लॉन्च किया जाता है और सेंटर का सारा खर्च होता है उसमें, है ना, और सेंटर ही उसे इम्प्लीमेंट कराता है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दूसरा होता है
सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन उसमें जो फाइनेंस होता है वो सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है ना। जैसे आपने सुना होगा 50-50, या हिली एरियाज़ में 19-10, है ना, ऐसे नॉर्मल 60-40, है ना। तो इस तरह से शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, है ना। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा होता है स्टेट सेक्टर स्कीम। स्टेट सेक्टर स्कीम तो स्टेट गवर्नमेंट का ही वो फाइनेंस किया हुआ रहता है और उसी के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो पीएम किसान स्कीम है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये याद रखना है। टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स, वैसे फार्मर्स जिनके पास अपनी कुछ ज़मीन है ना। आपको पता है कि इंडिया में मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, लगभग 70% फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, यानी उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी छोटी है ना। और जिसके कारण से वो इनपुट कॉस्ट को बियर नहीं कर पाते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं। और इसी समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएम किसान स्कीम स्टार्ट किया था, ताकि गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंशियल जो नीड्स है उनका, है ना, वो उनको सप्लीमेंट कर सके। ओके, तो जैसे कि जो खाद के लिए जो पैसा उन्हें ज़रूरत होता है, या फिर अच्छे बीज के लिए, सीड्स के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उस फाइनेंस को वो सप्लीमेंट कर सके। पूरा तो नहीं कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं। सप्लीमेंट मतलब होता है एक्स्ट्रा एडिशन, है ना। तो इसमें 6,000 रुपीज़ हर साल देने का प्रोविज़न है, और वो 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, 2,000 करके, है ना। 3 इंस्टॉलमेंट में ये 6,000 रुपये हर साल किसानों को पे किया जाएगा, है ना। और इसमें कुछ जो रिच फार्मर्स हैं जिनकी इनकम हाई है ना, हायर इकोनॉमिक स्टेटस है जिनका, उनको बाहर रखा गया है ना। तो इसका मेन मकसद है किसानों को सपोर्ट करना, है ना, फाइनेंशियली सप्लीमेंट करना, फाइनेंशियल बेनिफिट के रूप में। और जैसा कि आपको पता है कि डबलिंग फार्मर इनकम करके गवर्नमेंट का जो योजना थी वो 2022 तक फार्मर्स के इनकम को डबल करना था, उसी के तहत ये भी एक कदम उठाया गया था, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। और इस योजना को, इसके बारे में ये पूछ सकता है कि इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, है ना। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम है ना। डीबीटी स्कीम मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट किसानों के खातों में ये पैसा उनके पास पहुंच जाता है ना। 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 और 2,000 करके 3 बार, है ना, ये उनके खातों में पहुंच जाता है। और इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है ना। इसीलिए ये डायरेक्ट उनको बेनिफिट करता है। उनका जो इनपुट कॉस्ट है उसका जो फाइनेंशियल बर्डन है उसमें ये सप्लीमेंट करता है ना। फाइनेंशियल बर्डन को बियर करने में ये सहायता करता है, ठीक है। और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट योजना है, तो आप इसको लिख सकते हैं मेंस के एग्जाम में कि ये इसके सक्सेस के बारे में लिख सकते हैं, इसके एफिकेसी के बारे में लिख सकते हैं। और अगर क्रिटिकली एनालाइज करके आते हैं तो वहाँ पे ये सारे जो यहाँ पे डेटा है उसको आप यूज कर सकते हैं, इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और दिया गया है कि एक अचीवमेंट इसमें अचीव किया गया है, एक माइलस्टोन अचीव किया गया है इस फील्ड में, कि अभी तक 10 करोड़ किसानों को शामिल कर लिया गया है। जो पीएम किसान के अंतर्गत जो इंस्टॉलमेंट दिया गया है, खासकर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या एनी इंस्टॉलमेंट जो दिया गया है पीएम किसान के अंदर, वो 10 करोड़ फार्मर्स का पहुंच गया है। ये पहले 3.16 करोड़ था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पीरियड में, है ना। तो पीएम किसान जो है वो 3 ईयर्स में लगभग 2 लाख करोड़ का असिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है ना, नीडी फार्मर्स को। तो ये सारे यहाँ पे आप इस आर्टिकल को पूरा भी पढ़ सकते हैं, है ना। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एक यहाँ पे एक फैक्चुअल न्यूज़ है कि जो हमारा इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज जो सेंटर है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, है ना। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। देखिए हेरिटेज सेंटर क्या होता है, जहाँ पे कुछ पुराने फाइटर प्लेन्स या फिर इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ों का संग्रह रखा जाता है वहाँ पे उस सेंटर पे, है ना, प्रदर्शनी के लिए उसको संभाल कर रखा जाता है हेरिटेज के रूप में। तो वो जो हेरिटेज सेंटर है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। ये बस याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहाँ है, तो वो है चंडीगढ़। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए ये न्यूज़ हमने कल भी देखा था, है ना। इंडिया टेक्स ओवर एज काउंसिल चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका चेयर इंडिया चेयर ग्रहण कर रहा है ना, चेयरमैनशिप ग्रहण कर रहा है। G20 के साथ साथ इसका भी चेयरमैनशिप इंडिया के पास आ रहा है। तो ये हमने कल देखा था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए, साइट्स COP19 ह्यूज रिलीफ टू हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया। देखिए न्यूज़ क्या है, साइट्स क्या होता है, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट सुना होगा आपने, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। देखिए फौना मतलब होता है एनिमल्स एंड फ्लोरा मतलब प्लांट्स। तो जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था जिसे साइट्स के रूप में जाना जाता है। और उसका साइट्स का जो 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, COP19 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19, यानी 9वां जो संस्करण है, 19वां जो संस्करण है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, वो कहाँ पे हुआ है अभी, इन पनामा, है ना, पनामा सिटी है आपका, पनामा में हुआ है ये 14 to 25 ऑफ नवंबर 2022। अभी ये चल ही रहा है ये मीटिंग। और इस मीटिंग में एक बहुत अच्छा ही डिसीजन लिया गया है। क्या डिसीजन लिया गया है, देखिए, जो शीशम प्लांट है, शीशम प्लांट को 2016 में साइट के अपेंडिक्स 2 में लिस्ट किया गया था, है ना, इसको इंडेंजर्ड बताकर, है ना, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उसको साइट्स के लिस्ट में, साइट के लिस्ट में इसको इनलिस्ट किया जाता है। तो शीशम को 2016 में साइट के लिस्ट में इनलिस्ट किया गया था, है ना, एज ए इंडेंजर्ड स्पीसीज। और जो भी स्पीसीज साइट में इनलिस्टेड हो जाते हैं उनका ट्रेड करना, थोड़ा सा ट्रेड होना, जैसे अगर इंडिया एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो साइट से परमिशन लेना पड़ता है ना, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड हो जाता है, एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इससे जो लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होता था 2016 से पहले, जब कोई बैन नहीं था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो अपने शीशम के बनाए हुए कई सारे हैंडीक्राफ्ट को वो एक्सपोर्ट करते थे बाहर और काफ़ी मुनाफा कमाते थे। बट 2016 में लिस्ट होने के बाद एक रूल आया था, क्या रूल था कि 10 किलोग्राम से ऊपर का अगर कोई भी शीशम का 10 किलोग्राम से ऊपर का कोई भी शीशम का हैंडीक्राफ्ट है या कोई भी सामान है ना, कोई भी फर्नीचर है, अगर 10 किलोग्राम से ऊपर का है तो उसे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको साइट का परमिट चाहिए, है ना। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो इसका परमिशन चाहिए होता है, और जिसके कारण इस रेस्ट्रिक्शन के कारण एक्सपोर्ट पे काफ़ी असर हुआ था। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो एक्सपोर्ट था
वो काफ़ी फॉल हुआ था एक्सपोर्ट में, है ना। 1000 करोड़ इंडियन रुपीज़ था ये 2016 से पहले, है ना, साइट में लिस्ट होने से पहले 1000 इंडियन रुपीज़ था, 1000 करोड़ इंडियन रुपीज़ एक्सपोर्ट होता था, लेकिन वो घटकर अब कितना हो गया है, 500 से 600 करोड़ इंडियन रुपीज़ में आ चुका है। तो ये लगभग आधा हो चुका है एक्सपोर्ट, है ना। और इस एक्सपोर्ट के घटने के कारण बहुत सारे जो लाइवलीहुड है, जीवन यापन, खासकर हैंडीक्राफ्ट, जो ऐसे लोग जो इस हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लाइवलीहुड पे काफ़ी असर हुआ था। तो इंडिया लगातार ये इनिशिएट ले रहा था, प्रपोजल कर रहा था, है ना, कि क्वांटिटी को क्लेरिफाई किया जाए, है ना, क्वांटिटी में को क्लेरिफाई किया जाए, मतलब कि 10 किलोग्राम का कोई भी सामान है तो कितने क्वांटिटी को हम बेच सकते हैं, ठीक है। 10 किलोग्राम से ज़्यादा का कोई हम जो वस्तु है, कोई एक फर्नीचर, हम अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो हमें साइट का परमिशन चाहिए, बट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितने क्वांटिटी के 10 किलोग्राम से कम वाले जो फर्नीचर या हैंडीक्राफ्ट है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडिया प्रपोज कर रहा था कि क्लेरिफाई मिले, है ना, क्लैरिटी मिले, क्वांटिटी क्या होना चाहिए। और इस मीटिंग, जो इस साल का मीटिंग है 2022 में, जो कि पनामा में हुआ है, साइट्स का जो COP19 हुआ है, उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि 10 किलोग्राम से नीचे का कोई भी फर्नीचर या हैंडीक्राफ्ट आर्टिफैक्ट कितने भी नंबर में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक लॉट में, है ना, एक साथ कितना भी नंबर, जैसे 10 किलोग्राम से नीचे का 100 फर्नीचर या 100 आर्टिफैक्ट हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्लैरिटी मिली है। इसलिए हुआ है कि इंडिया हमेशा बोलता रहा है, ये कन्विंस करना चाहता रहा है साइट्स के मेंबर्स को कि जो शीशम है वो इंडिया में इंडेंजर नहीं है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में शीशम हमारे यहाँ पाया जाता है ना। ट्रॉपिकल जो शीशम होता है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है ना। तो इंडिया में ये काफ़ी बड़े अमाउंट में पाया जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डालबेरिया सिसु, डालबेरिया सिसु, है ना। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप, डालबेरिया सिसु। तो ये न्यूज़ था, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक हमारे एक्सपोर्टर के लिए, हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर के, जो शीशम के हैंडीक्राफ्ट बना के एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है ना। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है, ये हमने कल न्यूज़ देखा था कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, है ना, ये दमन में सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड फिशरी डे, है ना। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरी डे मनाया जाता है। उसके बाद आगे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, ये आप देख सकते हैं, बीपीएससी या दूसरे स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ सकता है। श्री विनीत कुमार, है ना, जो केवीआईसी के सीईओ बने हैं। केवीआईसी क्या होता है? केवीआईसी होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, है ना। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के जो सीईओ, नए सीईओ बने हैं वो है विनीत कुमार। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ डीप में नहीं पढ़ना है हमें। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है जो 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुआ है, वो कहाँ पे हो रहा है? कटरा, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू इनॉग्रेट द 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस टू बी हेल्ड इन कटरा, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए 26 नवंबर को गवर्नेंस डे मनाया जाता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को, है ना। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, है ना। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया था। कुछ प्रोविज़न को तत्काल ही लागू कर दिया था, लेकिन मैक्सिमम प्रोविज़न को 26 जनवरी 1950
को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को फ्रीडम डे के रूप में मनाया गया था, है ना। तो इसलिए 26 जनवरी को मैक्सिमम चीज़ों को इन्फोर्स किया गया और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट कर लिया गया था, है ना। तो इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है ना। और 26 नवंबर को इसी उपलक्ष्य में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में हम हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, है ना। इस बार कॉन्फ्रेंस होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जो 25वां नंबर का है ये, और ये कहाँ पे होगा? कटरा में, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये याद रखेंगे। और इस उपलक्ष्य में देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थीम जो है, थीम आपको याद रखना है। थीम क्या है टू डे कॉन्फ्रेंस का? ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। तो ये थीम याद रखेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस है, 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है उसका थीम है ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। ठीक है, तो ठीक है, तो 26 नवंबर को कॉन्फ्रेंस होगा, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होगा ये, और उसका थीम है ब्रिंगिंग सिटीजन, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। और इसके उपलक्ष्य में नेशनल अवार्ड भी दी जाएगी, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, है ना। 5 कैटेगरी में दी जाएगी नेशनल जो ई गवर्नेंस स्कीम है उसको। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें कुछ फैक्ट भी है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस विल बी प्रेजेंटेड अंडर 5 कैटेगरीज ऑफ द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस स्कीम 2022 to 18 e-governance initiative at central, state and district level, academic and research institution and public sector undertaking. This include 9 gold and 9 silver awards. ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए प्रोफेसर वेणुगोपाल, याद रखिएगा, प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता, प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट्स एंड मेजर। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई इंडिया का कोई साइंटिस्ट, इंडिया का जो है वो कमिटी फॉर वेट एंड मेजर्स में, इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर्स का मेंबर बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता कौन थे? CSIR, है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो एक विंग है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, है ना, न्यू दिल्ली में है ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, उसी के ये डायरेक्टर थे, हैज़ बीन डायरेक्टर हैं, है ना। उन्हें इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर के मेंबर के रूप में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के लिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं द इलेक्शन ऑफ प्रोफेसर गोपाल इज नॉट ओनली सिग्निफिकेंट फॉर CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एंड एडवांसमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी in the country, wherein metrology is the backbone of industries and national mission of government of India, that is Atmanirbhar Bharat, Clean and Green India, Swachh Bharat etc. But is also pride of nation as it would enhance India's global visibility and participation in global decision making. 18 elected members from different country and 7th personality in India history elected to 7th पर्सनालिटी हैं, जो कि इंडियन पर्सनालिटी, जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वेट एंड मेजर्स के मेंबर बने हैं।
इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट्स एंड मेजर के मेंबर बनाया गया है, जिनको 7th इंडियन पर्सनालिटी हैं। अभी तक सिर्फ 7 इंडियंस ही उसके मेंबर बन पाए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज पीआईबी अपडेट्स, है ना। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आगे भी अपडेट्स आपको मिलता रहे। फिर नेक्स्ट डे कल टुमारो हम फिर पीआईबी अपडेट्स के लिए आएंगे। अगर कोई भी न्यूज़ छूट जाता है मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये पीआईबी के जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो छूट गया है। मैं नेक्स्ट डे उसको कवर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।